हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर वन दरोगा के 19 तारीख तक के, 16 से 19 तारीख तक के जो भी सारे शिफ्ट में पेपर हुए थे वो हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पर हम 20 जुलाई 2021 का शिफ्ट वन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्ट इज द फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स आर प्रेजेंट, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के लवक में कैरोटीन और जेंथोफिल जैसे वसा में घुलनशील कैरोटिनॉइड मौजूद होते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज एरिथ्रोब्लास्ट, थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड फोर्थ वन इज क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ साउंड कॉज्ड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड, यानी कि बहुलित प्रावर्तन के कारण ध्वनि की अतिव्याप्ति होने की परिघटना को क्या कहते हैं? इको कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, यहाँ पर इंटरपोलेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन। ये क्या है? ये फिनोमिना है ओवरलैपिंग का। किस चीज़ का ओवरलैपिंग? साउंड का। और ये मल्टीपल टाइम जब रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है साउंड की, उस फिनोमिना को यहाँ पर रिवर्बरेशन कहा जाता है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच नेचुरल इकोसिस्टम हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय रामसर कन्वेंशन, और ये वाला हम बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वाइडली डिपोजिटेड बाय हिमालयन रिवर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों में हिमालयी नदियों द्वारा व्यापक रूप से जमा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिखता है जलोढ़ मृदा, जिसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर पर हम देखें, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फिर भी इसने इसको हटाया नहीं, तो इसका आंसर देख लेना, पढ़ने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। In which among of the following types of collision two particles move together after the collision occurs? निम्नलिखित में से किस प्रकार के संघटन में दो कण आपस में टकराने के बाद एक साथ गतिमान होते हैं? यानी कि क्या करेंगे? वो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, फिर दो कण उसके बाद एक साथ गतिमान होते हैं। तो वो किस वजह से यहाँ पर हो रहे हैं, किस प्रकार के टक्कर में यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर इंटरमीडिएट एक्सियल कोलिजन, थ्री डायमेंशनल प्लेन कोलिजन, यहाँ पे कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटन। तो इस तरीके के जब भी यहाँ पर टक्कर होंगे, कोलिजन होंगे, उसके कारण यहाँ पर दो कण आपस में टकराएंगे और उसके बाद एक साथ गतिमान हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, द टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड इन नीलगिरीज अन्नामलाई आर कॉल्ड, नीलगिरी अन्नामलाई में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वनों को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को कहा जाता है यहाँ पर सोल। क्या कहा जाता है? इन वनों को यहाँ पर सोल कहा जाता है। किन वनों को कहा जाता है? जो नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ों में यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई में जो पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कैसे है ये? समशीतोष्ण, यानी कि ये आपके टेम्परेट फॉरेस्ट होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम। Who was the first scientist to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight and try to split the colors of the white light spectrum? सूर्य प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले और सफेद प्रकाश वर्णक्रम के रंगों को विभाजित करने का प्रयास करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सबको 7 रंगों में विभाजित करने का, व्हाइट लाइट होती है हमारे पास, ठीक है, सफेद प्रकाश होता है सूर्य का, श्वेत प्रकाश होता है, उसका क्या करा उन्होंने यहाँ पर अलग अलग रंगों में विभाजित करने का प्रयास किया। तो सबसे प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने सबसे पहले इसको यहाँ पर किया था, इसका प्रयास किया उन्होंने सबसे पहले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये हमको बताना है।
एरो एरोब्स एंड एनारोब्स डोंट प्रोड्यूस एनी एनर्जी। जो वायुजीवी और अवायुजीवी होते हैं वो किसी प्रकार की एनर्जी को उत्पन्न नहीं करते हैं। बिल्कुल सरासर गलत यहाँ पर आंसर ये ऑप्शन हो जाता है। एरोब्स प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एनारोब्स। जो क्या होते हैं, अवायुजीवी होते हैं, अवायुजीवी की तुलना में वायुजीवी कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अवायुजीवी की तुलना में वायुजीवी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही। जो कौन होते हैं यहाँ पर, एरोब्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा एनर्जी विद कंपेयर टू किसके, एनारोब्स। यहाँ पर जो अवायुजीवी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। देखो वायुजीवी का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, ऑक्सीजन जिनको जरूरी होता है। एनारोब्स मतलब क्या होता है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत इतनी है नहीं, ठीक है, तो एनारोब्स हो जाते हैं। तो जो वायुजीवी होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करते हैं विद कंपेयर टू जो यहाँ पर क्या होते हैं, अवायुजीवी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर उत्तरदायी होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, जो गार्ड सेल्स होते हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने के लिए, यानी कि जो स्टोमेटा है उनकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो है यहाँ पर गार्ड सेल्स, यानी कि द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया और डेंगू फैलाने वाला मच्छर है उसका नाम क्या होता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, येलो फीवर मॉस्किटो, हाउस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो या फिर एशियन टाइगर मॉस्किटो। तो सबको यहाँ पर पता है, ऑप्शन नंबर सी में जो एडिस मॉस्किटो यहाँ पर दिया गया है, ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर जाना जाता है, तो ये मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच कलर इज यूज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करने के लिए कौन से कलर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस रंग का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन सा यहाँ पर कलर दिखाता है, तो आप गर्मियों में कौन सा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करेंगे। आपको पता है काला कपड़ा पहनेंगे तो वो धूप को क्या करेगा, बहुत एब्जॉर्ब करेगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है, यहाँ पर ब्लैक कलर शो करता है, इसलिए यहाँ पर भी हम ब्लैक कलर यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ मोर डाइवर्सिटी अकर। सबसे ज़्यादा विविधता कौन से भाग में पाई जाती है पृथ्वी की, इक्वेटर में, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या फिर टुंड्रा। तो आपको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें कटिबंधीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यहाँ पर सबसे अधिक डाइवर्सिटी विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, Who among the following modified the cell theory formulated by Sladen and Swan। तो स्लेडन और स्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने संशोधित किया था, और यह क्वेश्चन में हम कई बार कर चुके हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, सबको पता हो गई अगर आप यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किस अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो मेंडलीव का क्या है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो तत्व हैं उनको उनके परमाणिक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में यहाँ पर अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। बट जो यहाँ पर क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें किसके आधार पर यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, अरेंज किया गया है, तो आपको पता होगा उसमें उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे यहाँ पर अरेंज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, मेंडलीव वाला भी याद रखना है आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला भी आपको याद रखना है, दोनों पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता क्या है, द्वितीयक प्रदूषक क्या है। द्वितीयक प्रदूषक का मतलब है प्राइमरी, पहले तो समझे प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होने वाला है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली सोर्स से निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड उसके सोर्स से निकल कर कोई यहाँ पर क्या सल्फर डाइऑक्साइड को निकालता होगा, ठीक है। उत्सर्जन करने वाले कई फैक्ट्रियों वगैरह से भी, चमड़ा उद्योग जो होता है वहाँ से शायद SO2 निकलता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, ये डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है। अब ये ऊपर जाएगा एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देगा, ठीक है। तो जो वहाँ पर प्रदूषक क्या बना है, इनके रिएक्ट करने से, ठीक है, इनके केमिकल रिएक्शन होगी इनके बीच में, उससे कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, नई चीज़ बनेगी। जो नया पॉल्यूटेंट बनेगा उसको कहेंगे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि जिसका कोई सोर्स नहीं है। सोर्स क्या है इनका सोर्स है जब सल्फर डाइऑक्साइड या किसी और के साथ ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट थे, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएंगे। तो वो बताना हमें इनमें से वो कौन है।
तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या फिर बेंजीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का फादर के रूप में किसको जाना जाता है? तो कोई भी लगा लेगा इसका आंसर, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following rice varieties used in India was developed at International Rice Research Institute, Philippines? भारत में प्रयुक्त चावल की निम्नलिखित किस्मों में से कौन सी किस्म को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में विकसित किया गया था? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है, जो पिछले पेपर हमने सॉल्व किए तो उनमें आ चुका है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, एजोबैक्टर इन अ सोइल इज जो मृदा में एजोबैक्टर होता है वो क्या होता है? सबको पता है, ये वाला क्वेश्चन में हम कई बार कर चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ, जो कवक एंजाइम होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं जिसके द्वारा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करते हैं? अब यहाँ पर ये टर्म आ रखा आपका डेट्रिटस, या फिर हिंदी में बोलना उसका अपरद, होता क्या है? तो ये वो चीज़ है जैसे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, ठीक है, उनका मृत शरीर हो गया, जैसे मल हो गया, ठीक है, और कोई जैसे बॉडी हो गई, ठीक है, कोई मरा हुआ शरीर होगा, उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे यहाँ पर डेट्रिटस। ठीक है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े जो मृत शरीर के होंगे वो चीज़ हमारी अपरद हो जाएगी, डेट्रिटस हो जाएगी। ठीक है, तो उनको क्या सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यहाँ पर तोड़ना है। किस में तोड़ना है? डिग्रेड करना है, जो छोटे छोटे सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करना है। तो वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है आपको देखने को मिल रहा है कैटाबोलिज्म, यानी कि अपचय, इसके द्वारा वो छोटे छोटे और डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें? जो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम दैट हैज 3 प्रोटॉन्स। अरे एटॉमिक नंबर पूछ रहा है तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लो कितने हैं। हमको पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं किसी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन विच रीजन ऑफ इंडिया खादिन्स आर यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। और ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है, खादिन्स कौन से जगह में होता है? सबको पता है, यहाँ पर थार रेगिस्तान में होता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ये क्या है? ये वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है, जल संग्रहण की यहाँ पर विधियाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, मैंने पहले भी आपसे कहा है। सी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपको याद होना चाहिए, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर वॉज द कोल गैस फर्स्ट यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग। जो स्ट्रीट लाइटिंग में सर्वप्रथम कोयला गैस का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका सबसे प्रथम यूज किया गया था। किसका? जो क्या था हमारे पास? कोल गैस, कोयला गैस का। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए यार इन्होंने, अजीब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम फ्रॉम विच ईच कलर इमर्जेज अलॉन्ग डिस्टिंक्ट डिफरेंट पाथ्स इज नॉन एज। एक प्रकाश पुंज के रंगीन घटकों का वह बैंड जिसमें से प्रत्येक रंग निश्चित अलग अलग पथ के रूप में जाना जाता है, निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपने कलर का जो देखा होगा, क्या कहा जाता है उसको? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कोई प्रिज्म है, प्रिज्म में से हमने क्या करा, प्रिज्म तो उसमें से व्हाइट लाइट गुजारी है, तो सबको बहुत सारे कलर अलग अलग रास्ते में जाते हुए दिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है ना, वर्णक्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, मेटल कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड रिलीजेज। तनोमल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु कार्बोनेट क्या मुक्त करता है? तो क्या मुक्त करता है? रिएक्शन जब इसकी होती तो यहाँ पर H2O भी निकलता है, साथ ही साथ यहाँ पर CO2 भी बनता है, बट हमको क्या
मुक्त होने का इसका अभिप्राय किससे है, यहाँ पर गैस कौन सी निकलती है, रिलीज कौन सी गैस होती है, बनता तो वाटर भी है बट हमको यहाँ पर गैस के बारे में बताना है कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर CO2 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। CO2 गैस यहाँ पर निकलती है जब भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर देखें हम, द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड। फसल उगाने के लिए समतल सतहें उपलब्ध करने हेतु खड़ी ढलानों पर चौड़ी सपाट सीढ़ियां बनाने की प्रथा कहलाती है। और हम सबको ये पता ही होगा यार, जिन पहाड़ों की तरफ गए होंगे तो सबको पता है कैसी खेती होती है, किस तरीके की खेती होती है हमारे यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। कैसे खेत बनाए रहते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाए रहते हैं। अब जब हमारे पास ढलान है तो उसमें फार्मिंग करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, वेदिका कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, सीढ़ीदार खेती भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, ये हमसे क्या कहता है, व्हाट इज वाटर हायसिंथ, जलकुंभी क्या है। तो यहाँ पर बात करें जलकुंभी की तो ये हमने बंगाल का शोक देखा था, बंगाल का शोक था क्या कि कुछ और था, कुछ था तो ऐसा बंगाल का कुछ था, ठीक है ना। तो व्हाट इज वाटर हायसिंथ, जलकुंभी क्या है, यही था वो, ठीक है। तो ये क्या है, एक जलीय खरपतवार है, ये क्या है, एक जलीय खरपतवार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स एन एक्वेटिक वीड, एक जलीय खरपतवार है। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, जलकुंभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान सबको पता है 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस, समसूत्री विभाजन जो होता है उसका यहाँ पर प्रथम चरण हमको बताना है कौन सा है, प्रथम चरण कौन सा है, मेटाफेज है, एनाफेज है, प्रोफेज है या टेलोफेज है। तो यहाँ पर बात करें हम समसूत्री विभाजन की, एक दूसरा विभाजन भी होता है, ठीक है, मायोसिस। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, कहीं से पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मायोसिस, दो तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। तो ये दोनों आप पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर, आंसर इसका सी होने वाला है। प्रोफेज जो होता है इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज है किस चीज़ का, मिटोसिस का, क्या है, माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप कौन है यहाँ पर, प्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एज द साउंड वेव मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड, इसका क्या आयाम, जैसे जैसे ध्वनि तरंगें स्रोत से दूर जाती हैं, ठीक है, जैसे जैसे दूर होती जाती हैं, इनका आयाम क्या होता है, इनका आयाम घटने लगता है। क्या होता है, इनका आयाम डिक्रीज होता है, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सी यहाँ पर हार्मोन जरूरी है ताकि वो क्या बना सके, वह थायरोक्सिन हार्मोन बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो आपको सबको पता होगा, यहाँ पर आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सबको पता है, घेंगा रोग हो जाता है, गोएटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी किसको कहा जाता है, हरित शैवाल किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिख रहा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है, हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, व्हाट इज दिस केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, सिनेबार क्या है, एक ओर है, किस चीज़ का ओर है, तो हमको पता है ये Hg का ओर है। किसका ओर है, ये एक पारे का, मरकरी का ओर होता है कौन, सिनेबार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर, द चेंज इन, किसमें चेंज होने पर ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। तो उसमें जो क्या है यहाँ पर, किसी कण की किसमें परिवर्तन उस पर शुद्ध बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको पता हो गया, शायद ये कौन सा है, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है शायद, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय देख लेना, उसका यहाँ पर कथन होने वाला है। जो गतिज ऊर्जा होती है, किसी कण की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है उस पर शुद्ध बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय ही है शायद, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर व्हाट इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इवनली डिस्पर्स एंड ऑल साइड्स आर इन बैलेंस। वह बिंदु कौन सा है जिस पर किसी वस्तु का भार समान रूप से परिक्षेपित होता है और सभी भुजाएं संतुलन में होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है उसने, पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर जिस पर क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वेट की बात करी है उसने। तो यहाँ पर दो चीज़ हमारे पास आने वाली है, सेंटर ऑफ फोर्स इसका
आंसर नहीं होने वाला है, सेंटर ऑफ द सरफेस नहीं होने वाला। कंफ्यूजन वाले पॉइंट यहाँ पर दो हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जब बात होगी तो यहाँ पर वो क्या मेंशन करेगा, मास मेंशन करेगा, ठीक है। तो पॉइंट किसका, तो मास वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर मास क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, चारों तरफ इवनली डिस्पर्स रहेगा। बट जब उसने वेट की बात कर दी है तो वेट की बात में जब वो कर देगा तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र की बात आ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात आ जाएगी। अगर तुमको यहाँ पर वेट देखने को मिल रहा है तो उसमें आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर यहाँ पर वो मास कहता तो उससे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ जाता, ठीक है ना। क्योंकि वेट में क्या इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पर ग्रेविटी इंक्लूड हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इज यूज्ड बाय द फिशेस टू ब्रीथ। सबको पता है मछली को किन चीज़ों का प्रयोग करती है, गलफड़ों का प्रयोग करती है, गिल्स का प्रयोग यहाँ पर करती है सांस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम डज अ बॉल अपवर्ड्स विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़का है, वो ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहा है, कितनी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड है उसकी 49 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो उसको वापस उसके हाथ में आने में कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो अगर आपको पता होगा यहाँ पर जो मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर होता है एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना हुआ है। तो यहाँ पर हमको पता है कि वो जो बॉल है उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो होने वाली है, जहाँ पर से फेंकी थी उसका वापस बॉल वहीं पर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इनिशियल यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास क्या है 49, टाइम हमको निकालना है। यहाँ पर बात करें जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी के कारण लगेगा तो वो निगेटिव यहाँ पर आने वाला है, तो -1/2 और यहाँ पर 9.8 और इंटू टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 49t। यहाँ पर t से ये वाला एक t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 49 इंटू 2 हो जाएगा, 49 इंटू 2 कितना होता है 98, और 98 के अपॉन में आ जाएगा 9.8, और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, t के बराबर आ जाएगा। तो 9.8 से 98 को काटेंगे हम, 10 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। कितना सेकेंड आंसर आ रहा है इसका, 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड आपको किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, तो हु सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रिक current flowing through a conductor produces a magnetic field and exerts a force on a magnet प्लेस्ड इन दी विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। किसने सुझाव दिया कि एक चालक में बहने वाली विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और चालक के समीप के क्षेत्र में रखे चुंबक पर बल आरोपित करती है। तो ये सजेस्ट किसने किया था, तो ये सजेस्ट किया था आपने आंद्रे एम एम्पियर जो था, एंड आंद्रे एम एम्पियर उन्होंने ये चीज़ हमको बताई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इफ द मटेरियल मीडियम इज डायमंड। यदि द्रव्यात्मक माध्यम हीरा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। और मैंने आपको कल एक टेलीग्राम पे एक टेबल भेजी थी जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डायमंड होता है उसका यहाँ पर 2.42 होता है, ठीक है। तो याद कर लेने इनको, डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यीस्ट। यीस्ट किस प्रकार का जीव है, तो यीस्ट जो होता है एक फंगाई है, कवक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और आज के लिए यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन नंबर 50, विच ट्री क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन लेटराइट सोयल इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो कैसा है यहाँ पर, ट्री क्रॉप है, ट्री क्रॉप है, कौन सा है, कैस्यू नट है, यहाँ पर वीट है, कोकोनट है, या फिर राइस है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, कैस्यू नट जो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लेटराइट मृदा में, ठीक है ना। लेटराइट सोयल में जो यहाँ पर खेती होने वाली है वो कौन सी है, कैस्यू नट है। कहाँ पर होती है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में होती है। तो ये आपके यहाँ पर आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में हम कर लेंगे, कल उसका भी आपको यहाँ पर मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।